नमस्कार, मैं रविश कुमार। दिवाली मुबारक। आप जानते ही हैं कि दिवाली से पहले की कुछ शामें काला धन को इधर उधर करने में निकल जाती हैं। बहुत सारे सेठ लोग तीन पत्ती खेलते खेलते क्लबों और गुमनाम ठिकानों से ऐसे काले धन को समेटकर प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते हैं। मैं तीन पत्ती नहीं खेलता, लेकिन खेलने वालों की पत्तियों के नाम मालूम हैं। एक बादशाह चलता है तो दूसरा एक का। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बरखा दत्त के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि काले धन के मामले में बीजेपी आज तक वहीं है जहां उन्होंने छोड़ा था, यानी सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ी। बरखा ने कहा कि बीजेपी तो कहती है कि प्रगति हुई है, तो चिदम्बरम कहते हैं कि हमने स्विस अधिकारियों से कहा था कि आप नाम नहीं बताएंगे तो हम ये मुद्दा G20 में उठाएंगे। मैंने G20 में उठाया भी और स्विस अधिकारियों को कहना पड़ा कि हम या तो नाम बताएंगे या कारण बताएंगे कि क्यों नाम नहीं बता रहे हैं। 10 दिन पहले जो एग्रीमेंट पेश किया है सरकार ने, वो बिल्कुल वही है। ये वही स्थिति है जिस पर मैंने छोड़ा था। एग्रीमेंट नया नहीं है, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 18 अक्टूबर को ब्लॉग लिखा है कि एग्रीमेंट जो 15 अक्टूबर को साइन किया गया है वो नया है। सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार ने कहा कि वो दोहरे कराधान के समझौते के तहत नाम सार्वजनिक नहीं कर सकती तो काफी आलोचना हुई। इसी को समझाते हुए जेटली ने ब्लॉग लिखा कि कोई नहीं कह रहा कि नाम सार्वजनिक नहीं होंगे, बल्कि हम इसे कानून की प्रक्रियाओं का पालन करते हुए करेंगे। जब हम अदालत में पेश करेंगे तब अपने आप खाता धारकों के नाम सार्वजनिक हो जाएंगे। साथ ही भारत ने जिन देशों के साथ समझौते किए हैं उनका अनादर नहीं किया जाएगा। इसी 15 अक्टूबर को भारत के राजस्व सचिव और सीबीडीटी के चेयरमैन ने स्विट्जरलैंड की अथॉरिटी से बैंकों में जमा काले धन को लेकर साझा बयान पर दस्तखत किए हैं। इस समझौते के तहत जब भी भारत के पास प्रमाण होगा, स्विस अधिकारी बताएंगे कि सही है या नहीं। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम की सूचनाओं का ऑटोमेटिक आदान प्रदान हो, लेकिन इस समझौते पर चर्चा शुरू होने जा रही है। अगर हम ये समझौता कर पाए तो मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन चिदम्बरम तो कह रहे हैं कि यह समझौता ना तो नया है, ना ही इसमें कुछ बात नहीं है। दिवाली से पहले अरुण जेटली ने बरखा दत्त से ही कहा कि हम 136 लोगों के नाम बताएंगे की स्थिति में है और ये नाम आएंगे तो कांग्रेस पार्टी को शर्मिंदा होना पड़ेगा। इस पर कांग्रेस भड़क गई और प्रवक्ता अजय माकन ने कहा कि वित्त मंत्री लोगों को चकमा ना दें, सरकार को चुन चुन कर नाम जाहिर करने की कार्रवाई से बचना चाहिए। जेटली कांग्रेस को ब्लैकमेल ना करें। देश का हर नागरिक अपने हिस्से का 15 लाख मिलने का इंतजार कर रहा है, जिसका वादा प्रधानमंत्री ने चुनावी रैलियों में किया था। आज चिदम्बरम ने एक और बात कही कि अगर किसी का खाता पकड़ा भी गया तो उस व्यक्ति का अपराध होगा अपना, निजी, ना कि कांग्रेस पार्टी का। इस लाइन को भी आप बहस में ध्यान में रखिएगा। कांग्रेस ने पहले कहा था धमकी मत दीजिए, अब कहती है किसी का नाम आया तो सामने आया भी तो उसे कांग्रेस से नहीं जोड़ा जा सकता। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा कि सभी खाता धारकों के नाम सार्वजनिक होने चाहिए। एनसीपी से लेकर आम आदमी पार्टी भी यही मांग कर रही है। इस बीच राम जेठमलानी ने वित्त मंत्री को खत लिखकर कहा है कि काला धन को उजागर करने के मामले में आपकी नीयत ठीक नहीं है। जेठमलानी ने याद दिलाया कि माननीय वित्त मंत्री जी, विदेशों में रखे काले धन मामले की जांच का काम सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी देख रही है। ऐसे में आपका कर्तव्य है कि एसआईटी की इजाजत के बगैर जांच की दिशा में आप कोई कदम न उठाएं। हम ऐसे लोगों या संस्थाओं की बात नहीं कर रहे हैं जिन्हें भारत और जर्मनी के कानून के मुताबिक एक ही आय के स्रोत के लिए दोनों देशों में टैक्स देना पड़ता हो। माननीय कोर्ट के आदेश से मुझे ऐसे करीब 18 नाम दिए गए, जबकि हसन अली जैसे दलाल इसमें शामिल नहीं है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप सिर्फ दोहरे टैक्स नियमों के तहत ही कार्रवाई कर रहे हैं। इससे यह साफ है कि आप किसी भी दोषी को सजा नहीं दिलाना चाहते और यहां तक कि उनकी पहचान भी नहीं जाहिर करना चाहते। जब आप नेता विपक्ष थे तब जर्मनी ने इस बात का ऐलान किया था कि वो अपने मित्र देशों के साथ बिना किसी शर्त के नामों को साझा कर सकता है। तब जर्मनी ने कभी भी DEAT की बात नहीं की थी। आप नागरिकों को कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में फंसने के बजाय सिर्फ इस एक बात पर नजर रखनी चाहिए कि काला धन वापस आए और वादे के मुताबिक एक एक नागरिक को 3-3 लाख रुपए मिले। अगर परिवार में 5 लाख लोग हैं तो परिवार को 15 लाख मिले। यही वादा किया गया था और ये पैसा मिले तो जरूर प्रधानमंत्री और बाबा रामदेव को और आम आदमी पार्टी और अन्ना हजारे, इन सब का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलिएगा। 15 लाख कम नहीं होते। यह भी पूछिए कि पैसा कब से बटेगा। मामला सिर्फ नाम तक ही सीमित क्यों है? सवाल है कि क्या काला धन सिर्फ विदेशों में है? इतने हंगामे के बाद क्या काला धन उन बैंकों में अभी तक पड़ा होगा? देश में जो काला धन है उसे कितना निकाला सरकार ने, क्या कर रही है? विपक्ष को क्यों भरोसा नहीं है कि सरकार ईमानदारी से काला धन वापस लाएगी? तो हम प्राइम टाइम में इन सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, अर्थशास्त्री हैं, जेएनयू, आपने काला धन पर बड़ा रिसर्च किया, किताब भी लिख दी है। संजय निरुपम, प्रवक्ता कांग्रेस। डॉक्टर संबित पात्रा, भाजपा के आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। आशीष खेतान, आप आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। डॉक्टर पात्रा, ये बताइए कि हमारे प्राइम टाइम के दर्शकों को, जो भारतीय मतदाता और नागरिक हैं, उनके खाते में 3-3 लाख रुपए कब जमा हो रहे हैं?
कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने चुनावी जोश में कुछ ज्यादा ही एस्टीमेट उन लोगों को दे दिया? 3 लाख कम नहीं होते। छोड़िए इनकी बहस जो भी है। कब से जनधन योजना की तरह उनके खाते में आप 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर पाएंगे? रवीश जी जरूर आएगा। 3 लाख क्या, ज्यादा ही आएगा। 3 लाख तो काला धन वाला आएगा। और बाकी नहीं, ऐसे डेट नहीं होता है। डेट किसी चीज नहीं, ऐसे रवीश जी ऐसे नहीं होता है। मैं आपसे पूछूंगा रवीश जी आप अगला डिबेट कल का क्या करेंगे, तो आप मुझे नहीं कह पाएंगे। आप मुझसे नहीं पूछेंगे। यहाँ मैं आपसे पूछने के लिए बैठा हूं। कैसे अभी से कह दूं? यहाँ मैं आपसे दोनों हम एक दूसरे से पूछे हैं। इतना पैसा है क्या? इतना पैसा है क्या कि 3-3 लाख लोगों को मिलेंगे? अगर मिलेंगे तो लोगों को रोज ये सवाल पूछना चाहिए, तो बड़ा भला हो जाएगा आपका। आपको भी मिलेगा जब सबको मिलेगा तो 3 लाख। देखिए रवीश जी एक महत्वपूर्ण विषय है कि 65 वर्षों तक गड्ढा खोदने के बाद कांग्रेस हमसे पूछ रही है कितना बकेट। नहीं, मैं कांग्रेस से नहीं, मैंने आपसे पूछा। आपसे मैं दूसरा सवाल पूछूंगा। क्या ये सही है जो चिदम्बरम साहब ने कहा? आपने क्या ये सही है कि जो चिदम्बरम साहब ने कहा कि बीजेपी जो 15 अक्टूबर का एग्रीमेंट बता रही है स्विस अथॉरिटी और राजस्व सचिव और सीबीडीटी के चेयरमैन के साथ, उसमें कुछ भी नई बात नहीं है, ये वही स्थिति है जहां उन्होंने छोड़ी थी? क्या वो सही कह रहे हैं? देखिए अभी जो 15 अगस्त की बात हुई, जो सीबीडीटी वाला कमेटी जो गया था अक्टूबर, और जो सीबीडीटी कमेटी वहां गई थी, उसके पश्चात टाइम बाउंड मैनर में स्विस गवर्नमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर करेगी भारत के साथ, इस विषय को रखा गया। आप बताइए अगर कांग्रेस के समय ऐसी कोई करार पे हस्ताक्षर हुआ होता तो क्या नाम वहां से नहीं आते? तो क्या किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन आज तक शेयर नहीं हुआ होता? तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पूरे विषय को बरगलाने की कोशिश कर रही है। एक एसआईटी तक 2009 से पीआईएल डला हुआ है, 2011 से सुप्रीम कोर्ट एसआईटी के विषय में कह रही है, मगर 2014 तक एसआईटी बना नहीं पाई। आपने जिस कराधान, जो दोहरे कराधान, जिन समझौते की बात की पे कोई सवाल ना उठा। एक मिनट, आपने एक बात कही कि क्या इसमें नई बात ये आप ये बता रहे हैं कि इस एग्रीमेंट में ये है कि टाइम बाउंड मैनर में, जो शायद पहले नहीं था, एक, और दूसरा कि स्विस बैंक ने पहली बार आपसे कोई नाम साझा किए हैं जो इनके कार्यकाल के दौरान नहीं किए थे। ये एक बार ये पोजीशन है ना अभी लेटेस्ट? देखिए साझा अभी किए नहीं है। स्विस गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप हिंदुस्तान में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपके पास जो लिस्ट है, आप कहेंगे हमें कि फलाने आदमी का रिकॉर्ड है कि नहीं स्विट्जरलैंड में, तो आज तक हम बताते नहीं थे, हम बताएंगे कि इस व्यक्ति का। पर यही तो चिदम्बरम कह रहे हैं कि इतनी बात तो उनके समय हो गई, वो बताएंगे। यही तो चिदम्बरम कह रहे हैं कि इतनी बात उनके, खैर मैं फिर आऊंगा आपके पास। चिदम्बरम ने कहा, जी आप कहना चाहते हैं इस पर संबित, इस पर, कि उनके समय में इतनी बात हो गई थी जब उन्होंने G20 कोई चीज है, जी ऑल सब होना चाहिए, लेकिन G20 जब है उसमें ये मामला उठाया था, तब स्विस अधिकारी मान गए थे। महत्वपूर्ण विषय रवीश जी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में रख दूं, उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन था, जिसको रैटिफाई करने का बहुत वक्त मिला कांग्रेस की सरकार को, वो रैटिफाई करती नहीं है। 2011 में जब बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट को रखने वाली है, तब जाके कि अब तो बाध्यतम हमें रैटिफाई करना पड़ेगा, वो रैटिफाई करती है। और इसमें महत्वपूर्ण क्लॉज जो सरकार ऐड कर देती है, आप उस क्लॉज को पढ़ेंगे कि हाँ हमने रैटिफाई तो किया, मगर अगर किसी भी देश के साथ एक सवाल इससे पहले कि मैं संजय निरुपम जी से सवाल करूं, मैं ये कंप्लीट नहीं किया हूं। ओ सॉरी, हाँ पूरा कीजिए। समित पूरा कीजिए। हाँ, यूएन कन्वेंशन को रैटिफाई करते समय ये एक महत्वपूर्ण विषय कांग्रेस के सरकार ने ऐड कर दिया कि अगर संधि किसी देश के साथ हो जाती है तो वो संधि के अंतर्गत काम करेंगे, यूएन कन्वेंशन के अंतर्गत काम नहीं करेंगे। यूएन कन्वेंशन को माना जाता तो ये ट्रीटी, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी को मानने की आवश्यकता ही नहीं थी। इन्होंने ये डबल टैक्सेशन ट्रीटी को जोड़ा है। ठीक है, अपने हम इस कानूनी पहलू पर आएंगे। मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करता हूं कि ये डबल टैक्सेशन ट्रीटी जो है वो एक अलग पहलू है और इस मुद्दे को समझना जरूरी है कांग्रेस और बीजेपी से पार जाकर, क्योंकि सबको 3 लाख रुपए मिलने वाले हैं। इससे बहुत लोगों का, यहाँ तो 5,000 रुपया कर्जा माफ होता है तो लोग उसे सरकार में बेच देते हैं। समित साहब, एक और सवाल मैं पूछ लेता हूं कि 1 फरवरी 2011 को प्रधानमंत्री जी का, मौजूदा प्रधानमंत्री जी का ट्वीट है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने कहा कि क्यों मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है काले धन को जो विदेशों में है ट्रैप करने के लिए। क्या मैं आपकी जानकारी में है या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपने इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कितना इस्तेमाल किया काले धन को ट्रैप करने के लिए?
ट्रैप मतलब चूहा जैसे पकड़ते हैं, ट्रैप, माउस ट्रैप। पहली बात तो मैं बता दूं, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ये भी 2002 में एनडीए के समय ही आया, इस पे एक भी क्लॉज कांग्रेस से ऐड नहीं किया। खैर वो विषय नहीं है, प्रयास कर रहे हैं, महत्वपूर्ण विषय है। हाँ। नहीं, महत्वपूर्ण विषय क्यों नहीं करेंगे? जब एसआईटी का गठन नहीं कर रहे हैं, जब स्विट्जरलैंड मैंने कभी देखा नहीं अरुण जेटली के ब्लॉग में या आप लोगों के जवाब में ये नहीं कहा कि आप देखने का प्रयास करेंगे तो नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि डीटैट के अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है देखने का। ओके, ठीक है, ठीक है, फिर से आते हैं इस बहस पर। संजय निरुपम, मैं एक बात जानना चाहता हूं, आप लोगों की दो दलील देखी। एक दलील में आपने कहा कि 136 नाम क्यों बता रहे हैं, सारे नाम बताने चाहिए। ऊपर ऊपर बात सही लगती है, लेकिन क्या आपको यह नहीं कहना चाहिए था कि अगर हमारे भी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के नाम है तो पहले उन्हीं को बताइए, एक। और दूसरा, ये क्या दलील हुई कि अगर कोई पकड़ा गया तो उसका कांग्रेस पार्टी से संबंध नहीं है? अगर कोई पकड़ा गया और कांग्रेस पार्टी के शासन में कभी 10 साल मंत्री रहा हो, प्रभावशाली व्यक्ति रहा हो, तो हम कैसे मान लें कि उसका कांग्रेस पार्टी से संबंध नहीं रहा होगा? ये आप ये सूपा में से ये जो दाना है कैसे फटक के अलग करेंगे, बताइए। हाँ रवीश, मैं आपके दोनों सवाल का जवाब देता हूं। उससे पहले आपने जो संबित भाई से एक बात पूछा कि भाई कब आएगा काला धन, तो थोड़ा सा नाराज होकर के उन्होंने जवाब दिया कि ये नहीं कहा जा सकता। मुझे याद आ रहा है राजनाथ सिंह जी चुनाव प्रचार के दरमियान भाषण में कहते थे कि हमें सरकार बनाने का मौका दीजिए, 100 दिन में काला धन आ जाएगा। आज 150 दिन होने को है। तो पहली बात यह कि इन्होंने ही देश में इस प्रकार के लोगों के अंदर आकांक्षाएं पैदा की थी कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो निश्चित तौर पर काला धन सारा का सारा आ जाएगा। दूसरा, इन्होंने वादा यह किया था कि वादा नहीं बल्कि जब हम सरकार में थे तो बार बार विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस सरकार को चुनौती दी कि आप नाम जाहिर क्यों नहीं कर रहे हैं। आप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस वालों के नाम आप छुपाना चाहते हैं जी। और हमने कहा कि साहब एक संधि हुई है दूसरे देशों के साथ, तो संधि के प्रावधान के तहत नाम जाहिर नहीं कर सकते। लेकिन अब जब इस सत्ता में आ गए तो वही लोग जो सवाल पूछते थे हमसे, उन लोगों ने ही कोर्ट में इस प्रकार का एफिडेविट दिया कि संधि की मजबूरियों की वजह से हम नाम जाहिर नहीं कर सकते। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दो बड़ा काला धन के मुद्दे के ऊपर झूठ साबित होता है। रह गई बात जो अजय माकन जी ने उस दिन कहा कि भाई आपके पास 800 नाम आए हैं, आप बहुत सिलेक्टिव लीक करेंगे तो और कुछ नहीं, काला धन महज एक चुनावी मुद्दा या राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा। ये एक बड़ा प्रश्न है। देश के हर व्यक्ति चाहते हैं कि हमारा काला धन वापस आए, किसी का भी हो, चाहे कांग्रेस से जुड़ा व्यक्ति हो, बीजेपी से जुड़ा व्यक्ति हो, कोई व्यापारी हो, कोई नेता हो या कोई सेलिब्रिटी हो, बीजेपी वाला तो आ जाता। किसी का भी पैसा अगर गलत तरीके से आप लोग ले आते अपने सरकार में तो बीजेपी वाले के खाते का हिस्सा तो आ जाता, जैसे आपके अनुसार बीजेपी आपका हिस्सा ला रही है। मेरा जवाब संजय बहुत सीरियस सवाल है कि ये जो चिदम्बरम साहब ने आज जो ये लाइन दी है, इससे आपको बहुत ढाल मिलती नहीं है इस लाइन से कि कोई नेता पकड़ा गया ए या बी, वो उसका इंडिविजुअल अपराध होगा, कांग्रेस पार्टी का नहीं होगा। अब कहें बात अपनी। रवीश 2009 और 10 से लगातार भारत सरकार ने अलग अलग देशों के साथ जो हमारी संधियां थी उनको रिवाइज करने की दिशा में काम किया और उद्देश्य यह था कि जहां जहां भी बैंकों में अनऑथराइज तरीके से हमारे लोगों के पैसे हैं उनको लाया जाए। मुझे एक पूरी जानकारी नहीं है, लगभग 50,000 करोड़ रुपए एक साल के अंदर। प्रणब बाबू जब वित्त मंत्री हुआ करते तो उन्होंने पब्लिकली बोला था कि ये जो ब्लैक मनी, अनअकाउंटेड मनी जो विदेशों के बैंकों में खाते में पड़े थे भारतीयों के, वो लगभग 50,000 करोड़ आया। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार के प्रयास से पैसा आया ही नहीं, बहुत आया। उलटकर मेरा सवाल ये बनता है कि पिछले 5 महीने में इन्होंने क्या किया। वो ठीक है, वो मैं उनसे पूछूंगा, जनता के सामने वो मैं उनसे पूछूंगा। नहीं संजय, आप इसका जवाब वापस आ जाएगा कि हम क्या ये दलील विश्वसनीय है कि किसी कांग्रेस नेता का खाता सामने आएगा तो उसे कांग्रेस का नहीं माना जाएगा? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, वो मैं संबित से पूछ लूंगा कि 5 महीने में क्या कहा। अरुण जेटली जी से पूछा गया, हाँ मैं आता हूं, आपके सवाल का जवाब देता हूं, अरुण जेटली जी से पूछा गया भाई आप नाम क्यों नहीं बता रहे? बोलो तो अगर नाम बताएंगे तो कांग्रेस पार्टी को शर्मिंदगी हो जाएगी। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कांग्रेस की शर्मिंदगी पे कब से शर्म आने लगी भाई? तो ये कहीं ना कहीं गिदड़ भभकी थी, हमने चैलेंज किया। लेकिन मेरा सवाल का जवाब तब भी नहीं दिया आपने। अगर कोई नाम आया तो कैसे माना जाएगा कि ये कांग्रेस? अब आता हूं आपके सवाल के जवाब पे आ जाता हूं। दीजिए आप। हाँ दीजिए मैं आता हूं ना, आप थोड़ा सा धीरज रखो। हमने ललकारा है, हमने चैलेंज किया कि जो भी नाम है एक साथ जाहिर करिए, उसमें कांग्रेस का हो कोई भी हो, में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने देश के कानून का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, बस इतनी हमारी भूमिका है।
तो बड़ी हास्यास्पद बात इसलिए है, ये कह रहे हैं कि नाम उजागर कर दीजिए, उजागर कर दीजिए। तो सवाल ही नहीं पूछा, आप जवाब दें। नहीं, मैं तो ये बात कह दूं, नहीं आप कह लीजिए। 800 नाम तो इनके समय ही आए थे, HSBC के अकाउंट होल्डर थे स्विट्जरलैंड के। आज ये कह रहे हैं कि नाम उजागर कर दीजिए। उसी बैंक में 4 लाख करोड़ है क्या? उसी बैंक में चाहे 4 लाख करोड़ हो चाहे 40 लाख करोड़ हो, 800 नाम जो खातेदारों के नाम हैं, यूपीए के समय जो आए यूपीए के समय आए थे, वो नाम इन्होंने कभी जग जाहिर नहीं किए। आज ये कह रहे हैं कि एनडीए कर दे। कह रहे हैं कि वो जो डायरेक्ट टैक्सेशन वाला जो शर्त है उसकी वजह से नहीं जाहिर। देखिए ये मैं प्रावधान है कि नाम जाहिर नहीं कर सकते। एक मिनट, ये डबल टैक्सेशन का अरुण कुमार जी बोलेंगे। हमने बार बार कहा कि संधि में इस प्रकार का प्रावधान है कि आप नाम जाहिर नहीं कर सकते। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये बात सही, इसका नहीं अभी राम जेठमलानी का बात ले आऊंगा, उनकी बात ले आऊंगा। देखिए सरकार आ जाएगी तो ये नाम कानून, एक मिनट सुन लेते हैं, अभी सुन लेते हैं 1 मिनट। हाँ संजय भाई, कानून और संधियां सरकार बनाती हैं, और जब सरकार बनाती है तो सरकार की नियत और मंशा होती है, और उसके तहत संधि बनाई जाती है। मैं आपको अमेरिका का उदाहरण देता हूं। अमेरिका ने 2008 से यूबीएस बैंक पर डंडा चलाना शुरू किया स्विट्जरलैंड के, और $1000 मिलियन उनसे पेनाल्टी और फाइन लिया। 52,000 अमेरिका के खातेदारों के नाम लिए, और उसके बाद स्विट्जरलैंड से कानून में बदलाव करवाया और उन नामों को सार्वजनिक भी किया, और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, पैसा वसूला गया। $20 बिलियन अमेरिका ने खोज निकाले एक बैंक में, यूबीएस के, और उसके बाद क्रेडिट स्विस और तमाम और स्विट्जरलैंड के बैंकों पर भी कार्रवाई हुई। $20 बिलियन $20 बिलियन यूएस ने निकाले सिर्फ एक बैंक से। और उसके बाद उसकी देखा देखी फ्रांस और जर्मनी ने भी उनके ऊपर डंडा चलाया और स्विट्जरलैंड के कानून में तब्दीली करवाई। आप कह रहे हैं कि भारत ऐसा दबाव नहीं दे रहा है? मैं आपको बताऊं, जब अमेरिका ने फोन टैप करके यूबीएस के एक बैंक अधिकारी की बातें सुनी फोन पर, तो उससे कहा कि तुम्हारी बातें तो हमने सुन ली हैं, अब तुम हमारे लिए स्टिंग ऑपरेशन करोगे। और उसको फिर जितने भी खातादार थे, जिसके खाते उन्होंने खोले थे उस बैंक अधिकारी ने, उसका जाके उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया। इसमें तो आप लोग एक्सपर्ट हैं, काम कीजिए। मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार की मंशा हो तो 100 दिन नहीं 2 दिन में पैसा आ जाता है। मंशा होनी चाहिए, नियत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि 150 एक पॉइंट बताइए। उन्होंने कहा कि एक तो समय की बात है, जो कई कारणों से वाजिब भी लगती है कि 5 महीना पर्याप्त नहीं होता है, ठीक है, एक समय की बात हो रही है। एक वो कह रहे हैं कि हमारी संधि जब हो गई है तो हम कैसे नाम बता दें। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि हम प्रयास तो कर रहे हैं, आ जाएगा। ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं आएगा। अरुण जेटली ने भी लिखा है कि ये समझना गलत है कि हम नाम नहीं बताएंगे, हम बताएंगे। देखिए, बात समय की नहीं है, बात यह है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। आज एनडीए की सरकार उसी दिशा में जा रही है, वैसी ही भाषा बोल रही है, उसी तरह के कानून के तर्कों का उदाहरण दे रही है जो तर्क यूपीए और चिदम्बरम देते थे। आज दोनों के तर्कों में कोई फर्क नहीं है। ये बहुत वरिंग साइन है। ये वही डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी, यही बात तो खड़े होकर चिदम्बरम जी और प्रणब मुखर्जी बोलते थे। आपके पास आता हूं अलग से। हाँ, ठीक है। संसद में खड़े होकर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी की बात तो प्रणब मुखर्जी भी करते थे। प्रोफेसर, तो फर्क क्या रह गया? फर्क क्या रह गया? आपने बताया कि दोनों के बात में कोई फर्क नहीं है, तर्कों में कोई फर्क नहीं है। वही प्रोफेसर कुमार, यहाँ 2 कानून हैं। एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसका नरेंद्र मोदी ने तब विपक्ष में रहते हुए कहा था कि इसका सहारा लेकर आप क्यों नहीं खोज सकते हैं। क्या हम खोज सकते हैं? पहला सवाल मेरा है एसआईटी को लेकर, क्या हम ठीक समझ पा रहे हैं कि काला धन खोजने का सारा ठेका इसी को दिया गया है, ये खोज लेगी, बाकी सरकार को कुछ नहीं करना है? दूसरा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का हवाला दिया जा रहा है, मैं कांग्रेस बीजेपी से मुक्त होकर जानना चाहता हूं कि ये कितनी बंदिशें हैं? क्या इन बंदिशों के अलावा कोई और रास्ता है हिंदुस्तान की सरकार के पास कि हम नाम और पैसा, सबसे पहले लोगों को 3-3 लाख रुपया मिलना चाहिए, वो आ जाए, नाम जान के क्या, वो तो जेल जाएंगे जिनको जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं साफ कर दूं कि देश में इस समय 50% काले धन की आमदनी होती है देश में। यानी तो अगर आपका जैसे इस समय जीडीपी 130 लाख करोड़ रुपया है, अच्छा ठीक है, 65 लाख करोड़ रुपया उसके अतिरिक्त काला धन जो की आमदनी होती है, जी ठीक है, उसमें से 10% बाहर जाता है, 90% देश में रहता है। हाँ, तो 6.5 लाख करोड़ रुपया बाहर जा रहा है इस समय। हाँ, उसमें से क्या होता है कि एक पार्ट राउंड ट्रिपिंग से वापस आ जाता है, वो सारा का सारा बाहर नहीं जमा होता। उसमें से एक हिस्सा होता है जो आप अपने जो चुनाव में आता है, चुपचाप चला जाता है। चुनाव की तो एक अलग बात है, उसमें बहुत कम आता है। चुनाव में कम आता है, बहुत कम है वो। मतलब 6.5 लाख करोड़ रुपए जैसे बाहर जाता है, तो उसमें से आपको 30-40 हजार करोड़ रुपए चाहिए, तो इन्हें की उसकी कोई ज्यादा संख्या नहीं है। 40,000 करोड़ तो पर्याप्त है। हाँ, पर 6.5 लाख करोड़ रुपए में तो 40,000 करोड़ रुपए कुछ भी गिनती नहीं हुई।
तो यानी चुनाव से उसका लिंक ज्यादा नहीं है। और उसमें जो 6.5 लाख करोड़ रुपए बाहर गया, उसमें से आपने इन्वेस्ट कर दिया, इंडस्ट्री में कर दिया, रियल एस्टेट में कर दिया, यॉट खरीद ली, आपके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, ये सब होता है। तो एसआईटी और हाँ, तो मैं उसमें आ रहा हूँ, तो यानी कि बहुत ज्यादा पैसा ऐसा नहीं कि बैंकों में पड़ा हुआ है ना। अच्छा, आप एसआईटी को आपने कहा कि आप ये जो हसन अली का केस है और लिechtenstein डिस्क का, इसको देखिए, इसके साथ जुड़े हुए और क्रिमिनल केसेस, ये हमारे पास एसआईटी का वो है। एक उदाहरण दीजिए जिससे हमारे दर्शक समझें कि क्या सरकार जो ये कह रही है एसआईटी जांच कर रही है तो ठीक ही कह रही है, उसी का इंतजार करना चाहिए। एसआईटी से बहुत एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको एक लिमिटेड दायरे में जो काम करने को दिया गया है, सिर्फ विदेशी बैंकों का पता, विदेशी बैंकों का। और हसन अली का केस एलजीटी बैंक, जो इंटरनेशनल ट्रीटी की बात है, कोई डीटीए पे जेठमलानी ने कहा है कि जर्मनी ने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि आप किसी टैक्सेशन से रिलेटेड कानून के तहत आप इन लोगों का नाम नहीं बता सकते हैं। मैं उस पे आ रहा हूं कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का काले धन से कुछ लेना देना, कोई लेना देना, क्योंकि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट आपकी डिक्लेयर्ड इनकम पे लगती है कि आपकी जो आमदनी स्विट्जरलैंड में है, जो घोषित आय है, उस पे स्विट्जरलैंड में टैक्स दे रहे हैं और इंडिया में तो एक ही जगह टैक्स देंगे। अच्छा, आपने आय अपनी घोषित नहीं की तो उस पर तो टैक्स कहीं भी नहीं देंगे आप। ठीक है, तो जो ये दलील जो सरकार ले रही है वो पर्याप्त नहीं है। दूसरी बात टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है, उसमें 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का, जहां पे कहा गया है कि अगर हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन देंगे तो उस पे आपको एक सीक्रेसी होगी, लेकिन वहां पे भी कहा गया है, ये कोट करता हूं, सार बता दीजिए, मे डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन पब्लिक कोर्ट प्रोसीडिंग। हिंदुस्तान में चुनाव होता तो दूसरा ही कोर्ट निकल जाता, तो इसलिए कोर्ट में और कोर्ट की प्रोसीडिंग, और अगर टैक्स रिलेटेड मामला है उसकी कोर्ट में प्रोसीडिंग आएगी तो वहां पे नाम घोषित किया जा सकता है। और यही एसआईटी में एक लाइन में बताइए मुझे। बिल्कुल सही इन्होंने कहा। जैसे इस देश में 2 इंडस्ट्रियलिस्ट भाई हैं, जिनका हर स्कैम में नाम आता है। उनके पिताजी ने एक बहुत बड़ा बैंक का खाता वहां पे खोल के रखा था। जब ये इन्फॉर्मेशन आई तो दोनों भाइयों ने करीब 50-50 करोड़ रुपए टैक्स जमा कर दिया और केस वो क्लोज हो गया। अब उसके ऊपर कभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये जो 150 नाम जो डिस्क्लोज करेंगे उसमें उन महोदय का, उन दोनों भाइयों का कभी नाम नहीं आएगा। ठीक है समित, मेरा एक 2 सवाल है कि आपने जब इस बात को रखने में यूपीए के समय किए गए करों को लेकर, टैक्स को लेकर, प्रोफेसर कुमार ने कहा वो तो जो हम कमाते हैं, अगर स्विट्जरलैंड में रह के कमाते हैं, भारत में टैक्स देना है या नहीं देना घोषित, उसका काले धन से कोई लेना देना नहीं है, जिस जर्मनी या स्विट्जरलैंड के साथ हुए करार का आप जिक्र कर रहे हैं। एक सवाल, आप अपनी प्रतिक्रिया जिन लोगों ने कहा उस पर भी दे सकते हैं। दूसरा मेरा सवाल है कि विदेशी खातों में जमा काले धन के अलावा जो हिंदुस्तान में है, क्या आप 5 महीने के बाद बता सकते हैं कि आप उसे वसूलने के लिए, निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? कोई कमेटी बनी है या कुछ, कोई और भी, कुछ भी? हाँ, देखिए, पहला विषय है जो कहा जा रहा है कि जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी, इसका काले धन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको बाईपास करके नामों को डिक्लेयर किया जा सकता है। तो आपको ध्यान होगा जो पिछली सरकार ने 18 नाम एक लिफाफे में बंद करके सुप्रीम कोर्ट के कहने पर पेटिशनर अर्थात राम जेठमलानी को हस्तांतरित किया था। ये नाम पब्लिक भी हुए थे। ठीक उसके बाद इसी साल 2014 अगस्त में जर्मनी से एक चिट्ठी भी आया जिसका जिक्र अरुण जेटली जी ने अपने वक्तव्य में किया था। स्पष्ट रूप से जर्मनी ने कहा कि अगर इस प्रकार से नाम जो हम आपको देते हैं, आप अगर इसे पब्लिक करेंगे तो हम आगे से इन नामों को नहीं बताएंगे। इसको मुकुल रोहतगी साहब ने कोर्ट में कहा था, वाई शुड वी ड्राई द सोर्स ऑफ आवर इंफॉर्मेशन। जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको अगर हम सुखा देंगे तो भविष्य में जो नाम हमारे पास, ये थोड़ी समस्या है। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, मैं इस डिबेट में बोली। तो हाँ, तो इसी प्रकार से हम अपने जो सोर्स है, जहां से नाम आ रहे हैं, उन्हें क्यों रोके? इसलिए हमारा ये दलील है, जो लोग ये फोर्स कर रहे हैं कि तुरंत नाम बताया जाए, वो कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट रखते हैं कि आगे कोई भी नाम ना आए ताकि वो अपने लोगों को बचा सके। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट रख दूं, आपको अच्छा लगेगा। जहां तक ट्रीटी का सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रीटी से कोई मतलब नहीं है, आप नाम उजागर कर दीजिए। इस सरकार ने 1/5/2014 को जो लास्ट सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, उसके बाद 3 क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट से मांगे हैं। जो नंबर 1 क्लैरिफिकेशन है, मैं अंग्रेजी में पढ़ नहीं रहा हूं, समय जाएगा, हिंदी में लब्बलुबा बता देता हूं। सार यही है कि सुप्रीम कोर्ट कृपा करके ये क्लैरिफाई करे कि आप कह तो रहे हैं कि हम इस ट्रीटी को तोड़ दें और नाम उजागर कर दें, किंतु क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये ट्रीटी साइन होते समय उस समय के तत्कालीन सरकार को ट्रीटी साइन करने के लिए मना किया था? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी
साल ही कहा कि हाँ ये एक वाजिब पॉइंट है जिसकी सुनवाई हम 28 अक्टूबर 2014 को करके इस पे जवाब देंगे। इसी तो पॉइंट पे तक इंतजार करिए। इसी पॉइंट पे संबित प्रोफेसर कुमार कुछ काउंटर देना चाहते हैं। मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व हैं। एक एलजीटी बैंक के जो डिस्क से चोरी हुआ था, मिस्टर क्लाइबे ने और जर्मन सरकार को दिया था, तो वहां जर्मन सरकार और इंडियन सरकार का वो जो डबल टैक्सेशन आता ही नहीं, क्योंकि वो तो एलजीटी बैंक में जब पैसा था और उसका जो ब्यौरा वो जर्मन सरकार देना चाहती थी। दूसरा एचएसबीसी का जो है वो चोरी किया गया डेटा फ्रांस को मिला और फ्रेंच गवर्नमेंट ने इंडिया को दिया, तो उसमें इंडिया और स्विट्जरलैंड का जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं आता है। और ये तो बता सकते हैं। ये आप कानूनी, इसे दर्शक को समझने की जरूरत है कांग्रेस बीजेपी के दायरे से निकल के। और अच्छा है कि हम इस काले धन के मसले को समझे तो 3-3 लाख रुपए मिलने वाले हैं। बिल्कुल, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है वो बता सकते हैं उस देश से उस संधि के तहत नहीं आई है, तो आप बता ये इंफॉर्मेशन एक विसिल ब्लोअर दीजिएगा। संबित ये कह रहे हैं कि जिस देश से ये सूचना आई है वो किसी और हवाले से आई है, तो वो संधि नहीं लागू होती। और एक सज्जन ने सवाल पूछा कि 1998 से 2004 के बीच जब एनडीए की सरकार की थी तब भी ये जर्मनी के साथ समझौता था या किसी अन्य देश के साथ, तब क्यों नहीं बदला गया? तब क्या आपको नहीं लग रहा था कि ये समझौता काले धन छुपाने वाले लोगों का नाम बचाने में काम आ रहा है? इन दो सवालों का जो अभी प्रोफेसर कुमार ने कहा कि जैसे फ्रांस से जो जानकारी आई है उसका स्विट्जरलैंड से तो आई नहीं है जानकारी, तो हम नाम बता सकते हैं। बिल्कुल टेक्निकल मामला तो हो सकता है इनके पास जानकारी ना हो, लेकिन फिर भी डॉक्टर नहीं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण विषय मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया कि एक क्लैरिफिकेशन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा है। नहीं, दूसरा अरुण जेटली जी ने बहुत देखिए आप एक मिनट ध्यान, आप ही के एनडीटीवी में इंटरव्यू में अरुण जेटली जी ने एक महत्वपूर्ण विषय कहा था कि जरूरी नहीं है कि जिनका नाम आया है सभी का इलीगल बैंक अकाउंट है, कुछ लोगों का लीगल अकाउंट है, कुछ लोगों का इलीगल अकाउंट है। इन्वेस्टिगेशन के पश्चात मैं पूरा कर लूं, जिसके एक सेकंड आप सब कुछ यही पता चल जाएगा 5 मिनट में कैसे ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कर रही हैं, किस प्रक्रिया के माध्यम से पता चल रहा है। 4 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ कहां से जोड़ लिया? इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के आधार पर यही बताइए कि 3 लाख रुपए का आपने हिसाब निकाल लिया। जब हमने तो अभी डिक्लेयर नहीं किया है। नहीं, आपकी रैलियों में कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक परिवार को 15 लाख मिलेंगे। ये तो खुद सीबीआई के डायरेक्टर पार्लियामेंट में कह रहे थे। पूछिए संजय निरुपम जी से कि सीबीआई के डायरेक्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा इस रकम की घोषणा की थी कि नहीं। सीबीआई के डायरेक्टर ने ये कहा था कि नहीं, यथा राजा तथा प्रजा, और उस समय राजा कांग्रेस की थी। खुद इनके सरकार से होते हुए पार्लियामेंट के पट पे खड़े होकर इन्हीं के सीबीआई डायरेक्टर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि $462 बिलियन, बाप रे बाप, इतना पैसा बाहर, मतलब ये आ जाते 1 आध साल में नौकरी ना करें। ये पैसा नहीं है सावजी भाई ढोलकिया की तरह। देखिए, ये पैसा वहां पे जमा नहीं है। ये पैसा इतना जो बाहर गया उस पे इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता, अगर वो पैसा होता। पर ये $462 बिलियन है नहीं। संजय निरुपम, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो मसला है कि जो संबित कह रहे हैं कि जो टैक्सेशन का मामला, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का मामला है, उस पर 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने वाला है, ठीक है। क्या उन्होंने जो प्रोफेसर कुमार और आशीष खेतान के सवाल का सही जवाब दिया आपके हिसाब से कि एचएसबीसी बैंक या एलजीटी बैंक के जरिए जो नाम आए थे वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत नहीं आते हैं, तो नाम बताए जा सकते थे। अगर ये सवाल आप संबित पूछते हैं तो ये सवाल आपसे भी जवाब मांगता है कि आपकी सरकार ने क्यों नहीं बताया, या फिर कहिए कि संबित सही कह रहे हैं। संजय। रवीश, ऐसा है, सबसे पहले अलग अलग देशों के अलग अलग बैंकिंग लॉज होते हैं। स्विट्जरलैंड का एक बैंकिंग सीक्रेसी लॉ है, वो उसके हिसाब से वो ज्यादा ये बता सकते हैं कि हर साल कौन से देश के नागरिकों के कितने पैसे उनके अकाउंट में आए, लेकिन किस किस के हैं ये शायद वो नहीं बताते। मुझे बहुत अच्छे ढंग से याद आ रहा है कि प्रणब बाबू ने जब वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे तब स्विस सरकार के साथ एक एग्रीमेंट किया था। वो डीटीएएस था या कोई और तरह का एग्रीमेंट था, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन उस समय स्विस गवर्नमेंट ने यही कहा था कि हम आपको डिटेल जानकारी देंगे लेकिन नाम जाहिर न करें। अब ये डीटीए का हिस्सा है या अलग से कोई दूसरी कोई संधि हुई थी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जैसा कि आशीष कह रहे हैं कि हर देश के सरकार के हाथ में होता कानून बनाना, कानून तो हम बनाते हैं, लेकिन जब द्विपक्षीय दो देशों के बीच जब संधियां साइन होती है तो एक देश की सरकार डिक्टेट नहीं कर सकती सारे टर्म्स, निश्चित तौर पर उस देश की सरकार के हिसाब से चलना होगा। तीसरी बात, अब आप कह रहे हैं कि द्विपक्षीय जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस का जो एग्रीमेंट है वो आता है कि नहीं। हमारे हिसाब से आ रहा था। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि डीटीएस
अरुण कुमार जी के कहने के हिसाब से, आशीष के कहने के हिसाब से कहीं से भी कालाधन वापस लाने में रोड़ा नहीं बन रहा है, तो बेशक ये सरकार काम करे। ये सरकार पहले कहती थी कि नाम जाहिर करो, आज यही सरकार कहती है कि डीटीएस की वजह से हम नाम जाहिर नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं अब सवाल इस सरकार से पूछने का टाइम आ गया है। अब हम अपोजिशन में हमसे सवाल न पूछे, जो लोग सरकार चला रहे हैं उनसे सवाल पूछे। जांच एजेंसियां तय कर रही हैं कि किनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होगा और किनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा। इसमें क्या मैं आपको बताने से बहुत बड़ी समस्या है कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो 800 से ज्यादा नाम हैं, उसमें से अधिकांश नाम बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं। उन तमाम उद्योगपतियों ने दोनों ही पार्टियों को, कांग्रेस और बीजेपी को, बहुत बहुत बड़ा चंदा दे रखा है और ये सब रिकॉर्ड पर है। और उनमें से तमाम उद्योगपतियों के खिलाफ फाइलें बंद कर दी गई, उनसे टैक्स ले लिया गया है। मेरी एक छोटी सी बात कर लेता हूं। मैं एक बड़ी 3 लाख प्रति नागरिक में इंटरेस्टेड हूं। किसके पास पैसा है, किस पार्टी के पास नहीं है, इनकम टैक्स अधिकारी से बात कर रहा नहीं है। कोई जेल ना भी जाए, 3 लाख रुपए प्रति नागरिक को मिल जाए पैसा, मेरी दिलचस्पी देखिए इसमें है। देखिए, आप काले धन के खिलाफ कार्रवाई कब करते हैं? काले धन के खिलाफ कार्रवाई ये नहीं होती कि नाम आया तो टैक्स ले लिया और फाइल बंद कर दी। काले धन के खिलाफ कार्रवाई तब होगी जब नाम आया, एफआईआर दर्ज हो, पेनाल्टी हो और कितने खाते हैं वो इन्फॉर्मेशन निकाली जाए। लेकिन यहाँ पर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो 100 नाम आएंगे उसमें आप देख लीजिएगा कि एक प्रोफेसर कुमार, हम जानना चाहते हैं कि अब इतना हंगामा हो गया, क्या वो पैसा होगा क्या वहां पे? एक जानकारी है नहीं। जो $462 बिलियन का भी जो एस्टिमेट लगाया वो नहीं है, लोगों ने निकाल लिए होंगे वो पैसे। नहीं, वो खर्च कर देते हैं, वो इंडस्ट्री में लगा देते हैं, तो पैसा बैंकों में है नहीं इतना जिसको आप वापस ला सकते हैं। तो अब क्या स्थिति होगी डॉक्टर पात्रा? एक सेकंड, जैसे कांग्रेस की एमपी अनु टंडन का वहां पे खाता था, बाद में वहां पे पैसा बहुत कम निकला, लेकिन जब उनके पास पहले रिकॉर्ड आया तो पैसा काफी था। अब वो यहाँ नहीं है तो मुझे मालूम नहीं इस केस का कि अब वन साइडेड व्यू चला जाएगा। क्योंकि मैंने उनके खिलाफ स्टोरी लिखी है। आप कर सकते हैं, मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक दूसरा पक्ष ना हो। हसन अली के केस में जैसे कहा गया था शुरू में कि $8 बिलियन उनके हाथ में मिला। डॉक्टर पात्रा, क्या ये ऐसी स्थिति हो सकती है कि अगर इतना पैसा नहीं आया तो जिस तरह से कांग्रेस को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, आप लोगों को भी उठानी पड़ सकती है? क्या करेंगे फिर? देखिए रवीश जी, मैं नहीं रवीश जी, मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं इस कार्यक्रम में कि कभी भी मोदी जी के सरकार को शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। 3 लाख रुपए आएगा। नियत में जब खोट होता, नहीं सुनिए रवीश जी, ये बहुत सीरियस प्रश्न पूछा है, मुझे सीरियसली जवाब देने दीजिए। जब नियत में खोट होता है ना, तो आदमी आंख उठा के बात नहीं कर पाता है। आज मैं आपके शो में आंख उठा के बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रधानमंत्री 1 रुपया ना खाएगा ना खाने देगा। ये इमोशनल लाने वाली बात, ये मैं कोई कविता पाठ नहीं कर रहा हूं, उससे निकालने वाली बात। देखिए, नहीं वो भी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम सब करेंगे, मगर कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे क्योंकि हम इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि तब जो एनपीए का पैसा है, ये बताएं कि जो देश में काला धन है, प्रोफेसर कुमार ने कहा, उसको निकालने की क्या व्यवस्था हो? ये पहले हिस्से में आप जवाब देने से आपको शायद वक्त नहीं मिला था, क्या कर रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से देश में जो काला धन है, जो कि एक बहुत बड़ा चंक आवश्यक रूप से होगा, जिस प्रकार से जीडीपी में आज काले धन का कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़े रूप में हो रहा है, तो इकोनॉमी को नॉन करप्ट वे में स्ट्रीमलाइन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और रवीश जी, ये आप भी जानते हैं और तमाम पैनलिस्ट यहाँ जो बैठे हैं वो भी मानेंगे कि ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है, ये रातों रात अचीव होने वाला विषय नहीं है। क्या किया है? से बॉटम आएगा, जहां संबित पात्रा जी से पूछ लीजिए। ये ऊपर से करप्शन बंद हो और नीचे तक करप्शन बंद हो, एक प्रश्न आपसे यह संभव होगा। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न आपसे। जस्टिस संतोष हेगड़े, जिनकी बहुत इज्जत करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने अपनी बहुत बड़ी रिपोर्ट में लिखा है कि अदानी जो 18,000 करोड़ का माइनिंग स्कैम हुआ है कर्नाटका के, उसके प्राइम बेनिफिशियरी हैं अदानी, जिनके प्लेन में आपके प्रधानमंत्री घूमते हैं। और दूसरा भी डीआरआई ने अदानी के खिलाफ एक केस रजिस्टर किया है मनी लॉन्ड्रिंग का, कि पावर प्लांट होता है 1,000 करोड़ का, उसकी कीमत लगाते हैं 8,000 करोड़ पे देश की जनता को चूना लगाने के लिए। मामला तो ये अदानी के खिलाफ ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो पैसा खाया है, कब कार्रवाई होगी उसके खिलाफ? आपके प्रधानमंत्री कब कार्रवाई करेंगे? आपने अभी संतोष हेगड़े जी, जिनको हम लोग बहुत मानते हैं, उनका जिक्र दिया, तो मैं कार्रवाई कब करेंगे? मानते थे, सुन लीजिए ना, आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं? जब एक सवाल पूछ लिया है तो अन्ना जी को आप बहुत मानते थे, अन्ना जी ने आम आदमी पार्टी पे तमाम सवाल उठाए हैं,
आप कब करेंगे वो सब कुछ पूरा? आप भी तो प्लेन पे चढ़ के इंटरव्यू देने चले गए थे। नहीं, आप भी तो एक बड़े जंबो जेट पे चढ़ के इस इंटरव्यू के लिए आ गए थे। कब होगा उसका जवाब? आप जवाब कब दोगे जनता को? आप कह रहे थे 2 दिन में काला धन वापस आ जाएगा। हाँ संजय, 49 डेज में आपने दिल्ली का तो कमाल कर दिया। 2 दिन में सब कुछ हो जाएगा ये तो मैं जानता हूँ। पूछ रहे हैं आप दिल्ली वाला बात कर रहे हैं। मैं दिल्ली में बहस नहीं कर रहा हूँ डॉक्टर संबित। ये दिल्ली संजय निर्मम जो सवाल आशीष खेतान ने संबित पात्रा से किया वो सवाल कांग्रेस क्यों नहीं उठाती है? इस तरह के सवाल अभी पात्रा जी ने कहा कि ये सरकार ऐसी है जिसमें कभी भी शर्मिंदगी नहीं होगी, और आशीष ने जो सवाल उठाया उससे संबित पात्रा खुद ही शर्मा गए और उसका जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं, वो सवाल आप क्यों नहीं पूछते? बहुत सारे सवाल हैं, वो सवाल आप क्यों नहीं पूछते? सरकार नहीं दे पा रही। हम भी उठाते हैं ना, ऐसा नहीं कि अदानी के मुद्दे पे हम सवाल नहीं उठाते जी। हमने आज से थोड़ी उठाया सवाल। बहुत मुंब्रा पोर्ट में मुंब्रा पोर्ट के नाम पे जो जमीन नरेंद्र मोदी बतौर अदानी को नहीं हो, आप तो अब रॉबर्ट वाड्रा वाला लेकर आएंगे। मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। ठीक है नहीं वो आएंगे। रॉबर्ट वाड्रा की बात हमेशा करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि 23 करोड़ रुपया अरुण जेटली की प्रॉपर्टी थी और वो बढ़कर के 150 करोड़ हो गई। अभी आज उनके रेल मंत्री का जो आया है पूरा अकाउंट खुल के आया है कि जब 5 महीने पहले चुनाव लड़ रहे थे तो 9 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, आज 10 कुछ मंत्रियों के कम भी हो गए। 5 महीने में 10 बहुत बहुत शुक्रिया। हम दर्शकों से इतनी गुजारिश कर रहे हैं कि काफी जटिल मामला है, इसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों कानूनों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जिक्र अभी बीजेपी नहीं करे, जबकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसके सारे निकाल सकते हैं। इस पे नजर रखिए, बहुत सारी पेचीदगियां हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि इनको दोषी ठहरा रहे हैं, आप उतने दोषी ठहरा रहे हैं। आप सिर्फ अपना फायदा देखिए कि आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए आ रहा है। मेरा भी इसी से मतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस अगले हिस्से में रेलवे स्टेशन पर परिमल हमारे सहयोगी दिन भर रिपोर्ट करते रहे कि वहां क्या हालत है रेलवे की। अब रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस जो है फोर्स ने परिमल को वहां घुसने से मना कर दिया है। अगर हम घुसेंगे नहीं वहां पे तो कैसे दिखाएंगे कि आपके हिंदुस्तान के लोग शौचालयों में बैठकर सफर कर रहे हैं? नहीं दिखाएं। छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के एक ट्रेन में मौजूद हैं। ये प्रीमियम स्पेशल है जो पुरानी दिल्ली से दरभंगा तक जाएगी, और इसमें भाड़े को लेकर जो है वो डायनेमिक फेयर प्राइसिंग की जो बात होती है, जिस तरीके से हवाई जहाज में किराया होता है उसी तरीके का किराया कमोबेश इसमें भी रेलवे चार्ज कर रही है। फिलहाल हम एसी 3 टियर में है। आपसे समझना चाहेंगे सर, आपको क्या कॉस्ट पड़ा है टिकट का? 2 फुल और 2 हाफ 4 टिकट है हमारा। दैट इज कॉस्टिंग अराउंड 67.76। ये आप देख सकते हैं 6,740 रुपए का टिकट है, 2 फुल और 2 हाफ दरभंगा तक के लिए। आमतौर पे कितना पैसा लगता था? 4,000 हमारा कॉस्ट 4,000 होता था एसी 3 टायर के लिए 4 लोगों का। जी। ये आपको करीब 2700 रुपए ज्यादा देना पड़ा है। और भी लोग हैं, आप लोगों ने बुक करवाया होगा? हाँ। कितना आपको कितना लगा? 4602 टिकट के। 4602 टिकट के 2300 रुपए। इनको 7,000 रुपए। मैंने 8:03 पे बुक किया था, जस्ट मेरी जो टाइमिंग है। अच्छा, ये भी मान कर चलिए आपको सीट रेलवे मुहैया करवा रही है, दावा ये कर रही है कि हम सीट दे रहे हैं लोगों को, लेकिन ये आपको नहीं लगता कि एक तरीके से बाजारवाद भी एक धंधा? बिल्कुल है, डेफिनेटली। अगर आप सीट अरेंज कर सकते हो तो आप कम प्राइस में भी कर सकते हो। डायनेमिक के नाम पे आप सीट अरेंज कर सकते हो एक्स्ट्रा, और कम प्राइस में नहीं कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो तो है। ये कह रही है रेलवे की एडिशनल फैसिलिटी हम दे रहे हैं पैसेंजर्स को, ये तो मजबूरी का फायदा हुआ ना? कोई फैसिलिटी नहीं है, जनरल ये है, देयर इज नो एडिशनल फैसिलिटी। प्रीमियम केवल फेयर है, प्रीमियम सर्विस नहीं है। और अभी आप यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप केवल फेयर पे जा रहे हैं। रास्ते में चलिए, इस ट्रेन का हालत जब देखेंगे तब समझ में आए किस तरह से फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरह से बेडरोल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरह से बेडरोल देने वाले दरवाजे को खोल के पिलो के कवर से बांध के एसी का हवा खाते हैं। ये सब सारी चीजें आप चलेंगे तब देखेंगे। टॉयलेट की तरफ जाना हुआ है, किस तरह की हालत है? बहुत बुरा हालत है। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से मान लीजिए प्लेन में प्रीमियम है, बट इसका जो है सो जनरल से भी बेहतर हालत है। मैं तो ये करूँगा, बस आपको पर्व त्योहार में जाना है, बस इसलिए जा रहे हैं। छठ के समय किस तरह की भीड़ होती है बिहार जाने वाली ट्रेनों में, उसकी एक वानगी फिलहाल देखिए। ये जो लोग अटे पड़े हुए हैं, ये टॉयलेट है, ट्रेन का टॉयलेट, स्लीपर क्लास का टॉयलेट, और उसमें लोग अटे पड़े। कितने लोग होंगे भैया इसमें? थोड़ा नजदीक आके अगर दिखाना चाहे।
10-12 लोग हैं। आप लोग का कंफर्म सीट नहीं था? कंफर्म सीट नहीं था और वेटिंग जा नहीं सकते वहाँ, वेटिंग है लेकिन वहाँ तक जा नहीं सकते, इतनी भीड़ है। अच्छा, हम लोग जा नहीं पाए वहीं, इसलिए यहाँ तो टॉयलेट में बैठे हुए हैं? जी जी, हमारा कंफर्म सीट है। कहाँ तक जाएंगे आप? हम दरभंगा तक जाएंगे। टॉयलेट में ही दरभंगा तक जाएंगे जी। और जो लोग टॉयलेट जाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कहाँ, तो वो तो आ ही नहीं पाएंगे। वो फिर अब आगे देखा जाएगा। यानी ये देख सकते हैं कि फिलहाल जो लोग हैं वो टॉयलेट में अटे पड़े हुए हैं। इस तरीके की कुछ वानगी होती है कि क्या हो रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया? नीचे पर चढ़ के लात लेके मारा, ऊपर चढ़ गया है। अब बोल रहे हैं नहीं चढ़ने देंगे, हम नहीं चढ़ने देंगे, नहीं, हम नहीं चढ़ने देंगे। पर चढ़ के ऊपर चढ़ गया जेंट्स लोग। आप लोग का कंफर्म? हाँ, मेरा सीट है, कंफर्म है। नहीं, खिड़की, यही खिड़की के बगल में है मेरे। ये देख सकते हैं कि महिला है, किस तरीके का अपना दर्द हो रहा है। यहाँ देखिए, कंफर्म सीट एक और बात दीजिए, ये 4 सीट जो है तत्काल में लिया गया है। 4 सीट तत्काल में लिया गया है। कल बहुत 3 बजे रास्ते में लग के तत्काल टिकट लिया और आज यह स्थिति है कि मैं इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। जाने की तो दूर है, गौर से अगर देखना चाहें, जाने की तो दूर है, मैं चढ़ नहीं सकता। 4 लोग हैं आप? जी, मैं चढ़ नहीं पा रहे हैं। जी, चढ़ नहीं पा रहा हूँ, जाने की तो सोच ही नहीं सकते। जो भीड़ की हालत है वो महज स्लीपर और जनरल बॉगी तक नहीं है, ये एसी है और एसी 3 टायर में ये हालत है। किस कदर लोग अटे पड़े हैं वो देखिए। आप लोगों का कहाँ पे सीट था? स्लीपर में सीट है ना, स्टैब में। कंफर्म था? कंफर्म था। वहाँ जगह नहीं मिली? वहाँ जगह नहीं मिला, पूरा भरा हुआ है। आपकी भी वही हालत? हाँ, वो मेरी भी वही हालत है। स्लीपर में कंफर्म टिकट है, लेकिन मेरी अंदर जाने का जगह नहीं, अंदर में स्लीपर बोगी में। और ये पूरा बोगी अटा पड़ा है? पूरा बोगी पूरा भरा हुआ है। एसी का ये हाल है, बुरा हाल है सर, क्या करें? सर 1500 रुपया लिया है रहने का। क्या कह रहे हैं? 1500 रुपया लिया है। इस डिब्बा में जिसमें खाना बनता है उसमें 1500, 2000, 2500 रुपया लिया है। कौन लिया? स्टाफ ने लिया और थप्पड़ भी मारे हैं। थप्पड़ मारे हैं, 1500, 2000, 2500 रुपया लिया है। यानी लोगों की सर जी 1 मिनट, हमारा कंफर्म टिकट है सर जी, हमारा कंफर्म टिकट है। 1 मिनट, हमारा कंफर्म टिकट है, हमारे साथ बच्चे हैं, हम चढ़ नहीं पाए। ट्रेन तो चली गई, एसी में गए हैं तो थप्पड़ मार के उतार दिया है यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड सब है। बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके पास कंफर्म टिकट होते हुए वो लोग चढ़ नहीं पाए, भीड़ इतनी ज्यादा थी। अब लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपके पास टिकट है? टिकट था, कंफर्म था, 2 महीना पहले बनाया था। इससे बढ़िया ट्रेन में चढ़ नहीं पाए, बढ़िया तो लालू यादव ट्रेन में चढ़ नहीं पाए। ये उन लोगों का दर्द है जो लोग कंफर्म टिकट होते हुए ट्रेन में चढ़ नहीं पाए। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन एन रवि के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।